हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट जो है 4.1 एक्सरसाइज में से कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। ठीक है बच्चों, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी इस वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और ग्राफ जो है वो मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। तो आप लोग जो है अपनी कॉपी, पेन, ग्राफ कॉपी, किताब सब तैयार कर लीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 4.3 का 4.1 का थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट पढ़ कर रहे हैं हम। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ के बता देता हूं। ऑल्दो आप लोगों के पास, जिनके पास किताब हो वो किताब में से देख सकते हैं, और जिनके पास जो मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवाई है चैप्टर की, उस पीडीएफ में से भी क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। और जब ये ग्राफ में करवाऊंगा तो एक बार फिर से क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा वहां पे। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, 3x प्लस 2y बराबर 12 और 5x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले वही तीन हल निकालने हैं, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हल मैं यहां बता रहा हूं, ग्राफ फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा। हल निकालते हैं सबसे पहले। तो पहला समीकरण लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 12। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, कि या तो x को अकेला छोड़ो या y को अकेला छोड़ो। अब फिर वही बात आती है कि किसको अकेला छोड़े, x को अकेला छोड़े या y को। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ x के साथ भी कुछ गुणा हो रहा है और y के साथ भी कुछ गुणा हो रहा है, दोनों ही चर राशियों के साथ कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है। तो फिर किसको अकेला छोड़ते हैं, जब दोनों के साथ ही कुछ गुणा होता है तो फिर हम उस संख्या को अकेला छोड़ते हैं जिसके साथ सम गुणा हो रही हो संख्या, उस चर राशि को अकेला छोड़ते हैं जिसके साथ सम संख्या गुणा हो रही हो। यहाँ सम संख्या किसके साथ गुणा हो रही है, y के साथ। y के साथ क्या गुणा हो रहा है, 2 जो कि सम है। x के साथ क्या गुणा हो रहा है, 3 जो कि विषम है। तो हम इसको अकेला छोड़ेंगे जिसके साथ सम गुणा हो रहा है। तो जो 2y है उसको यहाँ अकेला छोड़ देंगे, उधर 12 बचेगा, प्लस का 3x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, अब अभी भी y अकेला थोड़ी छूटा है, 2 इसके साथ गुणा में है, तो y को अकेला छोड़ने के लिए जो 2 गुणा में है उसे यहां भाग में ले आओ और 3 हल निकाल लो इसके। ठीक है बच्चों, चलिए अब x के मान डालते जाते हैं और y के निकालते जाते हैं। मान डालते समय हमें उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार फिर से बता देता हूं कि मान जो हम डालें और जो निकालें वो ज्यादा बड़ा ना हो, 8-9 तक आ जाए। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि दशमलव में ना आए। अब आएगा तो उसे हम रोक नहीं सकते, जैसे अगला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसमें दशमलव में लाना पड़ेगा हमें मान। बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हम ये कोशिश करते हैं कि दशमलव में ना आए। चलिए, तो x का मान डालते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम 0 से शुरुआत कर लेते हैं। अगर मैं x का मान 0 रखता हूं यहाँ पे, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 3 0 से गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। क्या बचेगा फिर यहाँ सिर्फ 12, और 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार, तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो चलिए x का मान मैं 0 रख देता हूं, तो देखो क्या हो रहा है, 12 माइनस 2, सॉरी 12 माइनस 3, 12 माइनस 3x बटे 2, ये हमारा किसके बराबर है, y के। अब मैं x 0 रखता हूं तो देखो क्या होगा, जब मैं x 0 रखूंगा तो y बराबर 12 माइनस 3, और x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 0, तो 0 रख दूंगा यहाँ पे, बटे 2। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे 2, और 12 में से 0 जाएगा तो 12 बटे 2, कितनी बार आएगा, 6 बार। तो y का मान कितना आ जाएगा, 6। समझ में आ गई बात। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आ गया, 6 आ गया।
चलिए फिर 0 के बाद 1 रख के देख लो। 1 रखेंगे अब x की जगह, x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 में आपको पता है 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 4.5 आएगा। बट हम एक बार कोशिश कर लेते हैं कि पॉइंट में ना आए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो 1 से तो काम नहीं बना हमारा, 1 से 1 रखने पर तो 9 आ गया यहाँ पे। चलो 2 रख के देखते हैं। अब 2 रखेंगे तो क्या होगा देखो, 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 6 में 2 का भाग 3 बार, तो y का मान कितना आएगा 3। तो जब मैंने x का मान 2 रखा तो मेरे पास y का एक पूर्ण संख्या आ गई 3, तो x का मान 2 रखने पर y का मान 3 लिख देंगे अपन। 1 रखने पर गड़बड़ हो रही थी, 9/2 आ रहा था, लेकिन 2 रखने पर 12 में से 6 पूरा चला गया, 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, चलिए अब 3 रख के देखते हैं 2 के बाद, x का मान 3 रख के देखते हैं, तो 3 तिया 9, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 3/2, देखो 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका उत्तर 1.5 आता है। बट हम कोशिश क्या कर रहे हैं पॉइंट में ना आए। चलिए तो अब 4 रख के देख लेते हैं, 4 तिया 12, 12 में से 12 गया 0, 0 में 2 का भाग 0 बार, तो जब आप अब 0 तो रख सकते हैं हम, तो जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना निकल के आया 0 निकल के आया। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से अलग अलग मान डाल के आपको देखने होते हैं। ये हमारे पहले समीकरण के 3 मान आ गए। अब हम दूसरे समीकरण के 3 मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे समीकरण के 3 मान ज्ञात करने हमें, तो वो मिटा देता हूं मैं। अब सेकंड देखिए, 5x माइनस 2y बराबर 4, ये हमारा सेकंड समीकरण है। फिर से देखते हैं किसको अकेला छोड़े, x को छोड़े या y को छोड़े। तो देखो फिर वही बात आती है, x के साथ गुणा हो रहा है 5, y के साथ गुणा हो रहा है 2, तो हम सम को ही अकेला छोड़ देते हैं, तो हम माइनस के 2y को अकेला छोड़ेंगे। यहाँ ध्यान रखना, पहले भी बताया था मैंने, माइनस भी साथ में इधर ही रहेगा। अभी माइनस का 2y ये पूरा अकेला छूटेगा, सिर्फ 2y नहीं, इसका चिन्ह भी यहीं आएगा अभी एक बार के लिए। तो माइनस का 2y अकेला छोड़ेंगे, उधर 4 है, प्लस का 5x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5x। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे कि y जो है उसके साथ -2 गुणा में है, इधर आके किस में आ जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 - 5x बटे -2। ठीक है, 4 - 5x बटे -2। तो y बराबर, आपको मैंने पहले बताया था हर में कभी माइनस नहीं छोड़ते, अगर हर में माइनस है तो हटा दो, अगर हर में से माइनस हटाते हैं तो क्या बताया था, ऊपर का माइनस तो प्लस बन जाता है और प्लस क्या बन जाता है माइनस। दो जगह ऐसी चीज काम में लेते हैं हम, या तो इधर से माइनस हटा दो तो उधर माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस, या हर में से माइनस हटा दो तो भी ऊपर वाला माइनस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो नीचे से तो मैं माइनस हटा देता हूं, तो नीचे से माइनस हटाया तो ऊपर जो माइनस का 5x है अब वो तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस का 4 किसका बन जाएगा माइनस का। चलिए इसके भी 3 हल निकाल लेते हैं। x y, चलिए x का मान डालते हैं। अब वही शुरू करेंगे हम कि भाई x का मान डालने पर 0 से शुरू करते हैं और 0 1 2 3 डाल के देखते जाएंगे, जहां हमारा मान फिट बैठ जाएगा पूर्ण संख्या आ जाएगी वही लिख देंगे हम। चलिए 0 रखते हैं सबसे पहले x का मान। x का मान 0 रखा तो देखो क्या होगा, यह है हमारा y बराबर 5x - 4 बटे 2। जब मैं x का मान 0 रखता हूं तो y कितना आएगा 5, अब किससे गुणा होगा 0 से, 5x से गुणा हो रहा है, अब 5 किससे गुणा होगा 0 से, -4 बटे 2। तो y बराबर 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 - 4 बटा 2, तो y बराबर 0 में से 4 जाएगा तो -4 बटा 2, और 2 का भाग -4 में कितनी बार जाएगा -2 बार। मैंने बताया था चाहे प्लस में माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस बड़ा ना आए और पॉइंट में ना आए, बाकी प्लस माइनस में आ सकता है। तो जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान -2 आ गया। चलिए x का मान अब 1 रख के देख लेते हैं। x का मान, सॉरी इधर रखेंगे x का मान 1। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो आप लोग, थोड़ा डायरेक्ट दिमाग लगाने की कोशिश करो इसमें। ठीक है, डायरेक्ट दिमाग लगाने का मतलब क्या है, डायरेक्ट यही देख लिया करो, 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा 1,
1/2 आएगा। आपको पता है 1/2 जो है वो जो है पूरा पूरा नहीं जाता, उसका उत्तर आता है 0.5, इसलिए हम 1 नहीं रखेंगे। चलो 2 रख के देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार, तो ये रख लेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। तो जब मैंने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया? 3। चलो 3 रख के देखते हैं अब। 5 तिया 15, 15 में से 4 जाएंगे तो 9, और 9 में 2 का भाग नहीं आता है पूरा पूरा, सॉरी 15 में से 4 जाएंगे तो जो है 11, और 11 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। समझ में आ रही है बात? 5 तिया 15, 15 में से 4 जाएंगे तो 11, और 11 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम 3 रख के नहीं देखेंगे, 4 रख के देख लो। 5 चौक 20, 20 में से 4 जाएगा तो 16, और 16 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार, तो 8 तो ला सकते हैं हम। मैंने बताया ना 8 9 तक मान आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 चौक तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 20 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 16, और 16 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार। तो अब हमारी पूर्ण संख्या आ गई। कब? जब हमने x का मान कितना रखा? 4, तो y का मान कितना निकल के आया? 8। बात आ गई समझ में आप लोगों को? बात आ गई क्या समझ में सबको? ठीक है, चलिए तो पॉज करके इनको उतार लीजिए, फिर हम ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ देखते हैं, पर पॉज करके दोनों टेबल उतार लीजिए पहले। आप पॉज करो इसको और दोनों टेबलों को उतार लो। और पिछली बार जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक हो गया था, और तीसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हल तो निकल गया था, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो को लास्ट में देखा तो जो इसका सेकंड पार्ट था कि वाई अक्ष को कहां काटती है, किन बिंदुओं पे काटती है, वो जब मैं ज्ञात कर रहा था तो मेरी आवाज तो आ रही थी, लेकिन स्क्रीन वहीं पॉज हो गई थी, उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था, क्योंकि जब मैं बना रहा था तब स्क्रीन भी चल रही थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है वापस। सेकंड पार्ट इसीलिए उठाया मैंने, फर्स्ट नहीं तो सेकंड पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बच्चों ने करके भी दिखा दिया था, बट फिर भी कुछ बच्चों को समस्या थी उसमें, तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट को दोबारा उठाया, ताकि वो जो इसका जो बाद वाला हिस्सा था वाई अक्ष वाला, वो भी मैं आपको समझा सकूं। तो इसको पॉज करके नोट कर लो पहले आप लोग, फिर जो है हम ग्राफ देखेंगे इसका। चलिए बच्चों, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उस क्वेश्चन का ग्राफ देख लेते हैं। अब हम अभी हमने जो हल निकाले थे 3, उसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ग्राफ देखने से पहले एक बार फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? तो निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आप देख पा रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो तो क्या है हमारा कि भाई निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेख विधि से हल कीजिए, यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन। सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे, जो ये वाला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये जो अभी हमने देखा था, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखेंगे, फिर उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखेंगे। समझ में आ गई क्या बात आप सभी के? चलिए तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं अब हम पहले। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन जो था हमारा ये था क्वेश्चन 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4। तो इसमें पहले सबसे पहले हमने समीकरण लिया था 3x + 2y = 12। फिर हमने क्या किया था? 2y को अकेला छोड़ा था, तो प्लस का 3x जो है 12 के साथ इधर आके माइनस का हो गया था। फिर y को अकेला छोड़ा तो 2 जो है 12 - 3x के भाग में आ गया था। ठीक है, इसके बाद इसके 3 हल हमने ज्ञात किए थे, 0,6, 2,3 और 4,0। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था, जो सेकंड इक्वेशन है 5x - 2y = 4, ये हमने देखी थी। इसमें हमने माइनस का 2y अकेला छोड़ा था और प्लस के 5x को हम 4 के साथ उधर ले गए थे माइनस में। फिर हमने y को अकेला छोड़ा था, तो हमने क्या किया, इधर से माइनस हटा दिया, उधर जो माइनस है वो प्लस बन गया और जो प्लस है वो माइनस, और फिर 2 को उधर भाग में ले गए हम, 5x - 4/2। ये हम सब कर चुके हैं अभी वाइट बोर्ड पे।
और ये जो है हमारा, इसमें हमने 3 हल याद कर लिए थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं हम। तो इस ग्राफ पे हम अपना ग्राफ बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टेबल थी वो क्या थी। फर्स्ट टेबल ये निकल के आई थी हमारी, x बराबर x तो 0, x 0 और y 6। ये देखिए सबसे पहले है x 0 और y 6। चलिए देख लेते हैं x 0 और y 6 इस ग्राफ पे कहाँ आएगा। तो देखो कहीं ना कहीं x 0 तो जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है, और y6 यहाँ आएगा। क्योंकि x 0 यहाँ क्यों आएगा भाई, x 0 यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है चाहे x हो चाहे y हो 0 यही होता है। अच्छा, इसमें x 0 है तो जिस निर्देशांक में x 0 होता है, जिस निर्देशांक में x 0 होता है उस वो निर्देशांक कहाँ स्थित होता है, y अक्ष पर। वो इस निर्देशांक कहाँ स्थित होता है, y अक्ष पर। तो बेसिकली ये जो निर्देशांक आएगा ये कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर। तो चलिए देख लेते हैं y अक्ष पर इसको कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए जो हमारा पहला बिंदु बनेगा वो इस जगह बनेगा, और इसको हम कैसे लिख देंगे, पहले x का मान 0 फिर y का मान 6। चलिए अब सेकंड बिंदु देख लेते हैं। सेकंड बिंदु क्या है हमारा, x तो 2 है और y 3 है। चलिए देखते हैं x 2 कहाँ आएगा। तो देखो x वाली लाइन ये है, इसमें 2 कहाँ आ रहा है, x ये रहा, और y 3 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ये आ रहा है। अच्छा, ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, चलिए इनको मिला के देख लेते हैं कहाँ मिलेंगे। तो देखिए x 2 यहाँ तक जाएगा, y 3 यहाँ तक आएगा। तो कौन से बिंदु पे मिल रहे हैं भाई ये, तो ये जो है इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस बिंदु को दर्शा देते हैं, निर्देशांक दर्शा देते हैं इसके कि कौन सा बिंदु यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको दर्शा देते हैं अपन, ये जो बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पे अभी जैसा कि हमने देखा कि इस जगह मिल रहे हैं ये, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, 2,3। चलिए लास्ट बिंदु देख लेते हैं अब इसका लास्ट बिंदु क्या है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो लास्ट बिंदु है हमारा, x तो है 4, x तो है 4 और y है 0। y कितना है, 0। तो x 4 है, y 0 है। चलो देखते हैं x 4 कहाँ पे आएगा। x 4 आएगा यहाँ, इस जगह आएगा x 4। x 4 जो है वो यहाँ आएगा, और y 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। आपको पता है x हो चाहे y हो 0 मध्य बिंदु पे जाता है। अच्छा, इस निर्देशांक में y 0 है, तो जिस निर्देशांक में y 0 होता है वह बिंदु कहाँ स्थित होता है, x अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। तो चलिए इसको x अक्ष पर दर्शा देते हैं। कहाँ पे दर्शाएंगे इसको 4 पे दर्शाएंगे, x बराबर 4 पे, क्योंकि y तो 0 है इसमें। तो इसको दर्शा देते हैं हम, ये आ गया हमारा 4,0। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, इन तीनों को एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। चलिए इन तीनों को एक सीधी रेखा से मिला दिया, फिर इस रेखा का इस पर समीकरण लिख देते हैं। ये हमारा समीकरण था रेखा का, ठीक है बच्चों। ये हमारे पहले ग्राफ की बात हो गई। चलिए अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। तो दूसरी टेबल क्या थी हमारी, दूसरी टेबल ये थी, x तो 0 y -2। सबसे पहले जो मान हमें दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या मान दिए हुए हैं हमें, x तो 0 और y जो है वो है -2। चलिए x 0 देखते हैं कहाँ आएगा। x 0 कहाँ पे आएगा, x 0 आता है यहाँ, चाहे x हो चाहे y हो यही 0 होगा। और y -2, y में -2 का मान कहाँ है, यहाँ है, y में -2 यहाँ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कहाँ दर्शाएंगे। तो देखो क्योंकि इसमें x 0 है तो यह बिंदु कहाँ स्थित होगा, यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। क्योंकि इसमें x 0 है, क्योंकि इसमें x 0 है तो यह किस पे स्थित होगा, y अक्ष पर, और y में भी कहाँ, -2 पर। तो -2 पर दर्शा देते हैं। कहाँ दर्शाएंगे, देखो इसको, ये जो बिंदु हम दर्शाएंगे इस जगह आएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 0, -2। पहले x का मान फिर y का मान। अच्छा, दूसरा मान क्या है इस निर्देशांक, इस टेबल में दूसरा जो निर्देशांक आएगा x और y का दूसरा मान क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें x 2 है और y 3 है। क्या ये इसी मान के बराबर है क्या, x 2 और y 3?
तो ये मान जो है वही तो ये मान है, और ये मान जो है, ये वाला जो मान है, ये तो हम यहाँ पहले ही दर्शा चुके हैं, ये दर्शा चुके हैं, तो अब इसे दोबारा दर्शाने की जरूरत नहीं है। 2,3 तो हम, ये जो 2,3 है ये तो हम ये वाला जो है पहले ही दर्शा चुके हैं, तो अब इसे दोबारा 2,3 यहीं आएगा, इसी जगह तो आएगा 2,3, ठीक है, तो इसे दोबारा दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु क्या है हमारा? तो अगला बिंदु है x4 और y8, x4 और y8। अब x4 कहाँ पे आएगा? देखो x4 ये रहा x4 जो हम पहले दर्शा चुके हैं, और y8 कहाँ आएगा? y8 ये रहा, y में 8 ये रहा। चलिए देखते हैं दोनों मिलेंगे कहाँ पे। तो देखिए x4 और y8 कहाँ मिलेंगे देख लेते हैं। x4 तो यहाँ तक जाएगा और y8 से यहाँ तक आएगा। तो बेसिकली मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये दोनों जो है कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों इस जगह मिल रहे हैं, ठीक है, इस जगह मिल रहे हैं। तो इस बिंदु को दर्शा देते हैं। चलिए इस बिंदु को दर्शा देते हैं। तो ये जो बिंदु है ये आएगा 4,8, ठीक है। अब ये जो हमारे तीनों बिंदु थे, कौन कौन से थे तीनों बिंदु? तीनों बिंदु देखिए ये वाले थे हमारे। पहला बिंदु ये था 0,-2, ये रहा, ये वाला जो बिंदु है। फिर सेकंड बिंदु क्या है? 2,3, वो हम पहले ही दर्शाया हुआ है हमारा, ये रहा। और 4,8, तो 4,8 हमने यहाँ दर्शा दिया। इन तीनों को भी एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। चलिए इन तीनों को भी एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। तो देखो सीधी रेखा से मिलाएंगे तो किस तरह से मिलेंगे? ये मिल गए सीधी रेखा से, और इनका समीकरण लिख देते हैं इस पे। तो ये इसका समीकरण लिख दिया, 5x - 2y = 4। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो दोनों हमने आलेख बनाए, दोनों टेबलों से जो आलेख बनाए, ये दोनों आलेख कौन सी जगह पे मिल रहे हैं या कौन से बिंदु पे मिल रहे हैं? 2,3 पे काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ? इस जगह 2,3 पे। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसका हल क्या होगा? 2,3 ही होगा, 2,3 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है, दोनों ही रेखाएं कहाँ काट रही है? 2,3 पे काट रही है, ठीक है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2,3 पे काट रही है। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक अद्वितीय हल होता है, और यहाँ हल क्या होगा? 2,3 होगा। समझ में आ गई क्या बात बच्चों? अच्छा बच्चों, इसमें आपने एक बात ध्यान दी होगी। देखो ग्राफ बनाने से पहले ही हल का तो हमें पता लग सकता है। अगर कोई बिंदु ऐसा है जो दोनों टेबलों में आ रहा है, इस टेबल में भी 2,3 आ रहा था, इस टेबल में भी 2,3 आ रहा था, इसका मतलब ये दोनों जो टेबलें हैं इनकी जो हम आलेख बनाएंगे, या दोनों जो समीकरण के आलेख हैं, वो कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे? 2,3 पे प्रतिच्छेद करेंगे। जो पहला आलेख बना और जो दूसरा आलेख बना, वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं 2,3 पे। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको कि कई बार हमें हल जो है टेबल देख के ही पता लग जाता है कि इसका हल क्या होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट हल ही लिख दो, बोले ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है, यहीं से पता लग गया ना टेबल से ही कि 2,3 यहाँ भी आ रहा है, 2,3 यहाँ भी आ रहा है, तो आलेख 2,3 पे ही काटेंगे और हल हमारा 2,3 ही हो जाएगा। मान गए इस बात को कि टेबल देख के पता लग जाता है, पर आपको ग्राफ पूरा बनाना है, आपको ग्राफ पूरा बनाना है और इस तरीके से किसी एक बिंदु पर दोनों को प्रतिच्छेद करते हुए दिखाना है। समझ में आ गई बात? चलिए ये बात हो गई, तो चलो इसमें लिख देते हैं। अब लिखने का क्या काम रहेगा इसमें हमारा? इसमें हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये देखिए, यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ हम देखते हैं कि दिए गए समीकरणों की रेखाएं परस्पर बिंदु 0,-2 पर प्रतिच्छेद करती है।
यहाँ हम देखते हैं कि दिए गए समीकरणों की रेखाएं परस्पर बिंदु 0, -2 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः दिए गए समीकरणों के हल क्या आएगा? x का मान तो कितना आ गया भाई, ये 0, -2 क्यों लिख दिया मैंने, ये तो 2, 3 पे प्रतिच्छेद कर रही है, 2, 3 आएगा, ये मैंने गलती से 0, -2 लिख दिया भाई। 2, 3 पे तो प्रतिच्छेद कर रही है, 2, 3 पे कर रही है तो 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं प्रतिच्छेद, ठीक है। तो अतः दिए गए समीकरणों के हल क्या लिखोगे आप? x का मान तो कितना है भाई, x का मान तो है 2, x बराबर तो 2 और y बराबर 3। ये तो हमने ज्ञात कर लिया भाई समीकरण का हल, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे आलेख विधि द्वारा समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम यही तो करते हैं, पहले उसके 3 मान निकालते हैं, फिर दोनों का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वही उसका हल होता है, नहीं काटते हैं तो संपाती होती है रेखाएं तो अनेक हल होते हैं, अगर समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब बच्चों बात आती है हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जो हमारा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का वो देख लेते हैं अब हम पहले एक बार, ठीक है। तो एक बार सेकंड पार्ट देख लेते हैं, फिर ये जो अभी मैंने लिखा था इसको मैं दोबारा आपको बता दूंगा। सेकंड पार्ट देखते हैं सबसे पहले। अब तो देखो सेकंड पार्ट देखने के लिए एक बार मुझे फिर से आपको क्वेश्चन पे लेके जाना पड़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का वो क्या था, सेकंड पार्ट ये था क्वेश्चन का, पहला पार्ट तो ये था कि आलेखीय विधि से हल कीजिए, तो ये तो हम कर चुके हैं, आलेखीय विधि से हल तो हम कर चुके हैं, वो जो हमने मान ज्ञात किए थे x बराबर 2 और y बराबर 3। सेकंड पार्ट कहता है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, ये नहीं सिर्फ हल करके हाँ भाई हमारा काम हो गया, वो आगे क्या पूछ रहा है वो भी देख लेना, वरना 6 में से 3 या 4 नंबर ही देगा अगर क्वेश्चन पूरा नहीं करोगे तो उन बिंदुओं के निर्देशांक भी याद करने थे जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं, किनके द्वारा निरूपित रेखाएं भाई, इन दोनों समीकरणों की जो रेखाएं बनाई है आपने, वो जो रेखाएं बनी है वह y अक्ष को काटती है, तो उन बिंदुओं के निर्देशांक भी याद करने हैं। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन पे चल जाते हैं वापस, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, जो हमने अभी ग्राफ बनाया है, आलेख बनाया है, वो देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये अभी आलेख बनाया था, ये आलेख बन गया था हमारा, ठीक है, ये आलेख बन गया हमारा, आ गई बात समझ में। अब इस आलेख में हमने अभी ये लिख दिया था कि भाई हाँ ठीक है, ये हम देखते हैं कि दिए गए समीकरणों की रेखाएं परस्पर बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः दिए गए समीकरणों के हल x बराबर 2 और y बराबर 3। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये जो रेखाएं हैं y अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, पहली जो हमने रेखा बनाई थी, पहले कौन सी रेखा बनाई थी, ये वाली रेखा बनाई थी। ये वाली जो रेखा है ये y अक्ष को इस जगह प्रतिच्छेद कर रही है 0,6 पर, y अक्ष को किस जगह प्रतिच्छेद कर रही है, 0,6 पर। तो पहली रेखा तो 0,6 पर प्रतिच्छेद कर रही है, और दूसरी रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है भाई, दूसरी रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ये जो दूसरी रेखा हमने बनाई है ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ये y अक्ष को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। ये पूरी y अक्ष ही तो है, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी y अक्ष है। तो पहली रेखा तो 0,6 पर प्रतिच्छेद कर रही है और दूसरी रेखा 0,-2 पर। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका उत्तर भी लिखना है आपको। क्या लिखना है, इसी के नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तथा ये रेखाएं y अक्ष को बिंदुओं, अब दोनों बिंदुओं के नाम लिख दो, कौन कौन से थे बिंदु, पहला तो था 0,6 व 0,6 दूसरा कौन सा था भाई 0,-2, 0,-2 पर
प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। बात आ गई है बच्चों आपके समझ में? बात आ गई समझ में? प्रतिच्छेद करती है। तो ये जब आप पूरा लिख दोगे, ठीक है, तब आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ आप पॉज करके इस वीडियो को और अपनी कॉपी में, ग्राफ कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं वो हटा देता हूँ यहाँ से। ये लाइन में दोबारा लिख देता हूँ, तथा ये रेखाएं, तथा ये रेखाएं y अक्ष को बिंदुओं 0,6 व 0,-2 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और जब स्कूल्स खुलेंगी तो आपको प्रोजेक्टर पे भी ये बता दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं तथा ये रेखाएं y अक्ष को बिंदुओं 0,6 व 0,-2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर हम हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब ये ग्राफ समझने के बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या आई ग्राफ समझने में तो, और ग्राफ को वहां से देखने में, तो आप मुझे बताइए, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताइए, ताकि उस प्रॉब्लम को दूर कर सके अपन। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोर्ड में जो है, मैंने बताया 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन वो जो देगा वो सीधा सीधा नहीं दे देगा कि 2 समीकरण दे दिए, बोले इसको आलेखीय विधि से हल करो। कुछ इसी तरह के घुमा हुआ देगा, या तो तीसरे क्वेश्चन की तरह बोल देगा कि y अक्ष को बताओ कहां काट रही है वो रेखाएं, या फिर y अक्ष की जगह वो आपको x अक्ष भी बोल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है जैसा इसमें दिया हुआ है वैसा ही, थोड़ा सा घुमा सकता है। तो हल्का सा अगर वो घुमाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, बेसिक क्लियर है तो कहीं नहीं अटकोगे आप लोग। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अगर सामने नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी याद करने हैं। तो ये जो लास्ट वाली चीज है, पहले वाला पार्ट पे कह रहा है हल कीजिए, ठीक है, फिर जो बाद में कह रहा है ना y अक्ष तथा युग्म द्वारा, ये आपको दे देता है वहां क्वेश्चन में। तो इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो पूरा, और बिल्कुल सही सटीक किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो मेन पार्ट है 6 नंबर के क्वेश्चन वाला, जो इस किताब में से जो इस पार्ट में से आता है, वो खत्म हो जाएगा 4.1। फिर 4.2 है असमीकाएं। हालांकि असमीकाओं में से 4.2 में से मैंने आज तक कोई क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं है, हालांकि उसको भी हम करेंगे, बट मेन में देखा जाए तो ये जो है हमारा 1 से लेकर 4 तक का जो क्वेश्चन है, इसी में पूरी 6 नंबर की कहानी बनती है हमारी। तो खैर इसमें तो ये 4 ही क्वेश्चन है, इसके अलावा भी मैं आपको बहुत से क्वेश्चन दूंगा, 4-5-7 क्वेश्चन और दूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन तो आज ही दूंगा मैं आपको, जो कि आपको मेरे को करके दिखाने हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें थोड़ा आपको ध्यान से देखना है भाई इस क्वेश्चन को, शुरू से ही फर्स्ट पॉइंट से ही बिल्कुल ध्यान से, पूरा ध्यान यही होना चाहिए, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाई करा करो जब ऑनलाइन पढ़ते हो तो। ऑनलाइन पढ़ाई में आपको बहुत ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि वहां कोई टीचर आपको देखने वाला नहीं है। आप खुद ईमानदार हो तो आप सक्सेसफुल हो। अगर ईमानदार नहीं हो, पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन नहीं हो, तो क्योंकि वहां आपको कोई देखने वाला नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ रखा करो, पूरी ईमानदारी से पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, चलो
तो क्वेश्चन है हमारा 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो मैं अब तक आपको पूरी बात बताते आया हूं कि भाई हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट में ना आए, 8 या 9 से ज्यादा बड़ा ना आए, बट मैंने आपको एक शब्द इस्तेमाल किया था वहां पे, कोशिश करनी है। मैंने ये भी बोला था आपको, मैंने ये कहा था कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, कोशिश करनी है। तो वो जो चीज कहा था मैंने, कोशिश करनी है, वो इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने बात कही थी, ये मान लीजिए आप। ठीक है, या इस तरीके के जितने क्वेश्चन है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ जगह पे वो जो नियम है वो नहीं लागू हो पाते हैं और मजबूरीवश हमें पॉइंट में या बड़ी संख्याओं में भी उत्तर लाना पड़ सकता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले तो वही बात आती है कि भाई किसको अकेला छोड़े, एक्स को अकेला छोड़े या वाई को। चलो एक्स के साथ 4 गुना हो रहा है, वाई के साथ 5 गुना हो रहा है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें ये जो 5 संख्या होती है ना, 5 और 4, तो 5 को अकेला छोड़, अगर किसी संख्या के साथ 5, 10 इस तरह से गुणा हो रहा है तो भी अगर आप उसको अकेला छोड़ते हो तो भी आपके लिए आसानी ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि यहां तो मैं अपना जो नियम है उसी के हिसाब से चलूंगा। एक्स के साथ 4 गुना हो रहा है और 4 सम संख्या है, 5 विषम है, तो मैं एक्स को ही अकेला छोड़ूंगा, सम वाले को ही अकेला छोड़ रहा हूं। बट मैं जनरल बता रहा हूं कि मान लो यहाँ 7 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 होता है, जैसे इसमें है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो फिर 5 वाले को अकेला छोड़ना ज्यादा फायदेमंद रहता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, 5 हो 15 हो, जो 5 की गुणज वाली संख्याएं हैं उनको अकेला छोड़ना ज्यादा फायदेमंद रहता है, अगर दूसरी संख्या भी विषम है तो। चलिए, तो पहले यहां देखते हैं, इस वाले समीकरण पे आ जाओ वापस। तो 4x है, तो x के साथ सम संख्या गुणा हो रही है, y के साथ विषम, तो हम सम वाले को ही अकेला छोड़ते हैं। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 20, और माइनस का 5y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। अब 4x के साथ गुणा हो रहा है तो इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में, तो x कितना आ जाएगा, 20 प्लस 5y बटे 4। समझ में आ गई बात? चलिए मान डालते हैं और निकाल लेते हैं इसके मान। अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई इसके मान कैसे निकल रहे हैं। x बराबर है हमारा 20 प्लस 5y बटे 4। चलिए, तो मतलब y का मान डालना है और x का निकालना है। 0 से शुरुआत करते हैं, y की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक बार रख के देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो, y की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे 4 आएगा। तो x बराबर 20 प्लस 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे 4, और 20 और 0 20 बटे 4, और 4 पंजे 20। तो यहां मैंने क्या देखा कि अगर मैं y को 0 रख रहा हूं तो x का एक पूर्ण मान आ रहा है, तो हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 रखने पर y का पूरा, सॉरी, y बराबर 0 रखने पर x का एक पूर्ण संख्या आ गई ना 5, और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो हमारी जो शर्तें हैं वो तो पूरी हो गई, तो हम रख सकते हैं 0 और 5। तो अब 1 रख के देख लेते हैं, 1 में क्या होगा, देखो जब मैं 1 रखूंगा y की जगह तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, और 5 एकम 5 होते ही 20, और 5 कितना हो जाएगा, 25 बटे 4, 25 बटे 4 हो जाएगा। अब थोड़ी सोचने वाली बात है इसमें कि 25 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 25 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 25 बटे 4 है अगर, तो इसका मतलब 4 का भाग इसमें पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। तो जो हम प्रोसेस अपनाते हैं या जो तरीका अपनाते हैं उसमें तो हम क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, अगर नहीं जाता है तो हम 2 रख के देख लेते हैं। चलो एक बार 2 रख के देखते हैं, इसको मैं ऐसे की ऐसे रहने दे रहा हूं, 2 रख के देखते हैं 2 रखने से क्या होता है। तो देखो 20 प्लस 5 इंटू 2 बटे 4, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 दूनी 10 बटे 4, तो कितना आएगा, 30 बटे 4। अब 30 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, मैं 3 रख के देखूंगा तो क्या आएगा, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 दिया 15 और 20, 35 बटे 4। मैं 4 रख के देखूंगा तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 और 20 40 बटे 4, तो 10 बार जाएगा, तो 10 बार जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर चलिए एक बार ये मान मिल भी गया मेरे को 4 रखने पर, फिर मैं 5 रख के देखूंगा तो 25 आएगा, 25 और 20 45, नहीं जाता 4 का भाग। 6 रख के देखूंगा तो 6 पंजे 30 और 20 50 बटे 4, नहीं जाता है 4 का भाग।
7 रख के देखूंगा तो 35 और 20 55/4। तो इस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि मान 4 रखा तो 10 आ रहा है, बहुत बड़ा मान आ रहा है। और फिर इसके अलावा अगर मैं कोई मान रख के देख रहा हूं तो आ भी नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, प्लस में तो नहीं आ रहा है। अच्छा माइनस में रख के देख लो आप, अगर माइनस में रख के देखना चाहो तो माइनस में रखने पर भी ऐसा कोई खास हमें निकल के नहीं आएगा मान। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि मान आ ही नहीं रहे हैं या पॉइंट में ही आ रहे हैं और बहुत बड़े आ रहे हैं, तो फिर समझदारी इसी में है कि फिर हमें पॉइंट में ही मान निकाल लेने चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? फिर हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट में ही मान निकाल लेना चाहिए, फिर हमें पॉइंट में ही मान निकाल लेना चाहिए। चलिए तो पॉइंट में मान कैसे निकालेंगे भाई, देखो 25 है, जैसे 25 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, देखिए इधर, अब ध्यान से देखना इस चीज को। जब मैंने y का मान 1 रखा, जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान आया 25/4। तो 25 में 4 का भाग देते हैं, 24 पॉइंट लगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो आया 6.25। अब 6.25 को या तो आप 6.3 लिख दो या 6.2 लिख दो। वैसे मैं बताऊं आपको, वैसे मैं बता दूं कि जैसे 6.25 है ना, तो इसे हम 6.2 ही लिखेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसे क्या लिखेंगे हम, 6.2। तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने x का मान y का मान रखा 1, तो x का मान कितना आएगा, 6.2। ठीक है, चलिए 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 रखने पर क्या आएगा, देखो 2 रखने पर आएगा ये 20 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 30/4। 30 में 4 का भाग दोगे तो 7.5। ठीक है, चलिए तो जब मैंने 2 रखा तो 7.5। तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि भाई ठीक है, बात ही हमारी समझ में आ गई है कि मान रखने पर, अलग अलग मान रखने पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पॉइंट में भी निकालना पड़ता है, क्योंकि वहां मैंने 7-8 तक मान रख के देखा, जा ही नहीं रहा था। जब जा ही नहीं रहा है तो हमारे पास क्या तरीका बचा है, फिर पॉइंट में निकालो। ठीक है, जा रहा हो, जैसे 1 रखने पर नहीं आया, लेकिन 2 रखने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई, दशमलव की नहीं हो रही, तो 2 रख सकते हैं। लेकिन 5, 6, 7 सब कुछ रख के देख लिया, नहीं आ रहा है, बीच में 4 पे आया, उसके बाद आया ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और 4 रखने पर भी क्या आ रहा था, बहुत बड़ा मान आ रहा था, 10। ठीक है, तो इस तरह की चीज, जब इस तरह की स्थिति आ जाए तो हमें क्या रखना है, पॉइंटों में ही मान रखना है। फिर समझ में आ गई बात? चलिए, वैसे हालांकि 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं ऐसे आपको। ठीक है, और अभी ग्राफ बताएंगे कि ग्राफ पे इन पॉइंटों के मान को कैसे दर्शाते हैं। वैसे 9th क्लास में मैंने बहुत ढंग से समझाया हुआ है ये चीज आपको, जब हमने ये पार्ट पढ़ा था, 2 चर वाले समीकरण, एक बार फिर देख लेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं अब इसका, 3x + 5y = 15। अब यहां फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां किसको अकेला छोड़े भाई, यहां किसको अकेला छोड़े। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही नियम लगाएंगे हम कि यहाँ x के साथ भी कुछ गुणा हो रहा है, y के साथ भी कुछ गुणा हो रहा है, दोनों के साथ ही विषम हो रही है, तो मैंने बताया था किसी को भी अकेला छोड़ दो। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि दोनों विषम है, और अगर 5 आ रहा है तो 5 को अकेला छोड़ो फिर। ठीक है, तो 5y को अकेला छोड़ देता हूं मैं, और प्लस का 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब 5y से गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15 - 3x/5। ठीक है बच्चों, ग्राफ जो है इसका मैं आपको अभी जिस तरह से बता रहा हूं उस तरीके से स्क्रीन पे आ जाएगा ग्राफ। और स्कूल में भी हम जो है उसको प्रोजेक्टर की मदद से ही देखते हैं, जब भी ग्राफ बनाते हैं उस तरह का, तो प्रोजेक्टर की मदद से उसको जरूर देखते हैं। और जब स्कूल आपकी ओपन होगी तो प्रोजेक्टर की मदद से भी आपको वो ग्राफ समझाया जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि अगर ऐसे मान लीजिए y बराबर ही आ गया तो होगा क्या। तो टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, और मान डालने की कोशिश करते हैं। अब देखो बटे में 5 लेके आया हूं मैं। अब आपको 5 का विभाजन का नियम पता होना चाहिए कि बटे में 5 आता है तो ऊपर 5 का भाग किन संख्याओं में जाता है, 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे 15 में 5 का भाग जाता है, 10 में जाता है, 25 में आता है, 5 में आता है, 30 में आता है, 35 में आता है। इन सब में मैं क्या देख पा रहा हूं, या तो इकाई का अंक 0 है या 5 है। ठीक है, 5 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती है उनके इकाई के अंक में या तो 5 होता है या 0 होता है। तो हमें ऊपर ऐसी संख्या लानी है
इकाई का अंक क्या तो 5 हो या 0 हो। चलिए सबसे पहले 0 रख के देखते हैं, x का मान 0 रख के देखते हैं। x का मान 0 रखूंगा तो देखो क्या होगा, y बराबर 15 माइनस 3 इंटू 0/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 को 0 से करेंगे 0/5 बराबर 15/5 बराबर 5 दिया 15 3। तो जब मैंने x का मान 0 रखा तो 3 0 से गुणा हुआ 0, 15 में से 0 गया 15, 15 में 5 का भाग 3 बार जाता है, तो ये तो सही बैठ गया हमारा। ठीक है, चलिए अब 1 रखने पर 2 रखने पर ये देखने से अच्छा है कि मैं ऊपर ऐसा क्या लाऊं कि इकाई के अंक में 0 या 5 आए। तो देखो 1 रखूंगा तो 3 एकम 3 आएगा, 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12, 12 में 5 का भाग नहीं जाता। 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6 आएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 9 में भी 5 का भाग नहीं जाता। 4 रखूंगा तो 4 तिया 12 आएगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में भी 5 का भाग नहीं जाता। 5 रखूंगा तो 15 आएगा, 15 में से 15 जाएगा तो 0, और 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब मैं आप देखो यहाँ पे x का y का मान डायरेक्ट क्या रख रहा हूं 5, तो 15 माइनस 5 दिया 15/5, 15 में से 15 गए 0/5, तो उत्तर क्या आ गया 0। तो जब मैंने y का मान कितना रखा, जब मैंने x का मान कितना रखा 5, तो y का मान कितना आया 0। जब मैंने x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आया 0। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें। अगर मान लो मैं y का मान -5 रख दूं तो 5 तो रख दिया मैंने। अब x का मान में -5 रख दूं तो क्या होगा, तो देखो -5 -3 से गुणा होगा। अब माइनस माइनस से गुणा होता है तो प्लस आता है, तो 15 और 15 30/5, और 5 का भाग इसमें कितनी बार चल जाएगा 6 बार। तो जब मैंने x का मान -5 रखा तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। आई क्या बात समझ में। अब आप कहोगे सर ये आपने अचानक से -5 को रख दिया बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया था बटे में 5 है, 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनकी इकाई के अंक में 0 या 5 हो। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई ऊपर ऐसी क्या संख्या लाऊं मैं कि 0 और 5 आ जाए। ठीक है, जैसे 5 का पहाड़ा सबसे पहले 5 में जाता है, तब मैं पहले देखता कि भाई 5 ला सकता हूँ क्या, 10 ला सकता हूँ क्या, 15 ला सकता हूँ क्या। तो 15 तो मैं लिया आया था शुरू में ही, 15 तो मैं शुरू में ही लिया आया था, 0 पर रखने पर ही आ गया था 15। ठीक है, फिर 5 चौक 20 होता है तो 20 नहीं बन रहा था, 55 25 नहीं बन रहा था, 5 6 30 बन सकता था क्या, तो 30 बना दिया मैंने। तो इस तरह से थोड़ी आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, कैलकुलेशन में भी दिमाग लगना चाहिए। हालांकि इन सब चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन बिना देखे खुद से कर लोगे, तो ये चीजें आप अपनी उंगलियों पे और दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये आ गया। अच्छा एक इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट, अब इसका ग्राफ देखेंगे हम। अभी जैसे हमने पिछले वाला ग्राफ देखा जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है वह हल होता है। ठीक है, पिछले वाले ग्राफ में भी और इस वाले ग्राफ में भी एक चीज जो है वो कॉमन है, क्या देखो इस तरफ भी 5,0 है और इस तरफ भी 5,0 है। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों ही टेबल में कोई एक ऐसा बिंदु आ जाता है तो हल तो हमें फिर बिना ग्राफ बनाए भी दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं इसकी टेबल, इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसकी रेखा बनाऊंगा, इसका आलेख बनाऊंगा और इसका आलेख बनाऊंगा, तो वो दोनों आलेख एक दूसरे को कहां काटेंगे 5,0 पे काटेंगे, क्योंकि जो बिंदु दोनों में आता है उसी पे तो काटते हैं। तो हल कहीं ना कहीं मुझे टेबल देख के ही पता लग चुका है, बट आलेख बनाना भी जरूरी है। ये नहीं आप वहां डायरेक्ट लिख आओ ठीक है भाई 5,0 दोनों पे है तो x बराबर 5 और y बराबर 0 हल, नहीं, आलेख भी तो बनेगा। ठीक है, लेकिन चेक करने का तरीका बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हो जाता है, ये हर बार नहीं होता है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसा दिखे आपको, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में हमें ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक मान ऐसा आता है जो दोनों ही टेबलों में आता है, वो अपने आप ही आता है, वो आप लाते नहीं हो, अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो वही मान क्या होता है वहां पे हमारा हल होता है, क्योंकि वही ग्राफ दोनों एक दूसरे को काटेंगे। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बात बताई है। कई बार ऐसा भी होता है कि मान नहीं होता है फिर भी दोनों ग्राफ किसी बिंदु पे काटते हैं। मान लो यहाँ पे ये मान नहीं होता फिर भी ग्राफ जो है कहीं ना कहीं काट देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो हर बार ये जरूरी नहीं है। अब आप ऐसा नहीं हो कि 5, जैसे कोई बिंदु यहाँ है और वहां नहीं आ रहा है, एक भी बिंदु दोनों में ऐसा नहीं है जो दोनों में आ रहा हो, तो आप कहीं ये सोचो कि अब तो हमारा तो गलत है, उसको बनाओ ग्राफ को, फिर भी वो काटेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बट मेजर केसेस में 80% केसेस में आपको टेबल देख के पता लग जाता है कि ग्राफ कहां कटने वाला है। नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहां अलग मान होता वहां अलग मान होता, तो भी आप ग्राफ बनाते और अद्वितीय हल है तो काटेगा ही काटेगा। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप, इसका ग्राफ देख लेते हैं। और बच्चों ग्राफ के बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं 9th पार्ट के दूंगा, कुछ क्वेश्चन इस पार्ट के दूंगा आपको।
ठीक है, तो पहले इसका ग्राफ बना लीजिए आप लोग, इसका ग्राफ बना लो, और ग्राफ बनाने के बाद में फिर आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दूंगा। समझ में आ गई बात? तो ग्राफ बना लीजिए, इसको सॉरी इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ के बाद लास्ट में वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए बच्चों, अब जो है अभी हमने जो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमने अभी क्या किया है, और इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बट ग्राफ बनाने से पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्म को आलेखीय विधि से द्वारा हल कीजिए तथा, तो ये देखो यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कीजिए तक। सबसे पहले तो आलेखीय विधि से हल करना है। आलेखीय विधि से हल ज्ञात करने का मतलब क्या है, वही इन दोनों समीकरणों के वो जो हमने 3-3 मान निकाले उनकी रेखाएं खींचो और देखो कहाँ वो एक दूसरे को काट रही है, वह तो हो गया हमारा आलेखीय विधि से हल। ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड ये बोल रहा है वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। वाई अक्ष तथा युग्मों द्वारा, युग्म मतलब ये युग्म का क्या मतलब है, यहाँ पे युग्म मतलब है इन दोनों समीकरणों की जो रेखाएं आएगी, जो आलेख हम बनाएंगे वही क्या है, ये जो दोनों समीकरण है, सॉरी, तो ये जो समीकरण है युग्म, समीकरण युग्म, इसके द्वारा जो रेखाएं निरूपित करेंगे हम, अभी ग्राफ बनाएंगे, उनसे निर्मित जो त्रिभुज बनेगा, उनसे कोई त्रिभुज बनेगा, देखेंगे बन रहा है या नहीं बन रहा, उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष बताने, शीर्षों के निर्देशांक बताने हमें। ठीक है, तो चलिए इतना आगे देखने से पहले हम सिर्फ हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो हमारा पहला पार्ट है, पहले क्या है पहला पार्ट हमारा, कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेख विधि से हल कीजिए, पहले यहाँ तक देख लेते हैं, फिर इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये वाला आगे का ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने किया क्या था इसमें। तो हमने पहले सबसे पहले एक समीकरण बनाया था, इसमें 4x - 5y = 20 था, ये हमारा समीकरण था। तो इसमें हमने 4x को अकेला छोड़ा था क्योंकि 4 जो है सम संख्या थी और इसीलिए हमने 4x को अकेला छोड़ा था। उसके बाद हमने क्या किया, x को अकेला छोड़ा, तो 4 जो था वह भाग में चला गया था, यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। फिर इसके 3 हल याद कर लिए थे, 5,0, 6.2 और 1 और 7.5 और 2। अब इसमें ग्राफ बड़े ध्यान से देखना बच्चों कि ये जो पॉइंट वाली संख्याएं होती है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है 6.2, तो ये जो पॉइंट है, ये जो 7.5 है, इसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हमने क्या किया था, हमारा सेकंड समीकरण लिया था 3x + 5y = 15, और इसमें मैंने क्या बताया था कि क्योंकि 3 जो है वह x के साथ गुणा हो रहा है, यहाँ पे 3 किसके साथ गुणा हो रहा है, x के साथ। ये देखिए 3x के साथ गुणा हो रहा है, 5y के साथ गुणा हो रहा है, और ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही क्या हैं, 3 और 5 दोनों ही क्या हैं भाई, विषम है। 3 और 5 दोनों ही क्या हैं, विषम, ये विषम है। तो मैंने आपको बताया था जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों ही विषम हो, जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों ही विषम हो, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर 5 आ रहा है तो 5 को अकेला छोड़ो। फिर अगर 5 आ रहा है, दोनों ही विषम है और 5 आ रहा है, तो 5 को अकेला छोड़ो। वैसे तो मैं यहाँ देख पा रहा था कि यहाँ पे भी 4 और 5 दोनों थे, बट यहाँ पे 4 सम था तो मैंने सम को अकेला छोड़ दिया, बट 3 और 5 दोनों विषम है, इसलिए मैं 5 को अकेला छोड़ूंगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए 5 को अकेला छोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आया था हमारा। 5y = 15 - 3x हो गया था, प्लस का 3x उधर जाके माइनस हो गया था, फिर y को अकेला छोड़ा था हमने, तो 15 - 3x / 5 आ गया था, और ये हमने 3 हल इसके याद कर लिए थे, 0,3, 5,0 और -5,6। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं है। अब ग्राफ देखते हैं इसका। तो देखिए बच्चों, ग्राफ हमारा यही रहेगा। अब सबसे पहली हमारी जो टेबल थी वो देख लेते हैं। देखिए ये हमारी सबसे पहली टेबल है। इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला मान देखते हैं। सबसे पहले मान को दर्शाते हैं, कहाँ पे आएगा,
देखो ये है x तो है 5 और y है 0। x 5 कहाँ पे आएगा, x 5 यहाँ आएगा, x में प्लस का 5, और y में 0 कहाँ आएगा, y में 0 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ पे, ये निर्देशांक कहाँ स्थित होगा, क्योंकि इसमें y का मान 0 है, क्योंकि इसमें y का मान 0 है, इसलिए ये कौन सी अक्ष पे आएगा, x अक्ष पे आएगा। जब किसी निर्देशांक में y का मान 0 होता है तो वह कौन सी अक्ष पे आता है, वह आता है आपका x अक्ष पे आता है। ठीक है, चलिए तो इसको x अक्ष पे देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। तो देखो बच्चों, x अक्ष पे दर्शाएंगे हम हमारा पहला बिंदु 5,0। तो ये बिंदु जो है वो यहाँ आएगा और ये मैंने दर्शा दिया 5,0। ठीक है। अब आता है मेन जो है हमारा काम, वो है ये बच्चों। अब हमारा सेकंड वाला देख लेते हैं, 6.2 और 1, ये हमारा मेन है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, 6.3 लिख दिया था मैंने, तो मैंने उसको सही कर दिया है। अब 6.2 देख लेते हैं हमारा। तो देखिए 6.2 में क्या करेंगे अब हम, ये हमारा है x का मान 6.2 और y का मान 1। ठीक है, तो 6.2 कहाँ दर्शाएंगे, तो देखो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि 6.2 इस 6 और इस 7 के बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा। अब 6 और 7 के बीच में कहाँ आएगा, तो ये दर्शाने के लिए मुझे एक बार जिस ग्राफ पे आप लोग बनाते हैं वो ग्राफ देखना पड़ेगा। तो वो मैं ग्राफ आपको दिखाता हूँ कि जिस पे 6.2 आएगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार का ग्राफ यूज़ करते हैं। मान लो इस ग्राफ पे मैंने ये एक रेखा बनाई y अक्ष वाली, ये एक रेखा बनाई x अक्ष की, ये x अक्ष बना दी। ठीक है, अब मैं 6.2 दर्शा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 6 और 7 वाले बिंदु ही ले रहा हूँ अभी। मान लो इस पे एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि 6 यहाँ कहीं है। ठीक है, 6 जो है वो यहाँ कहीं पे है। छः जो है वो यहाँ कहीं है, ये 6 बना दिया है मैंने, और 7 मैं यहाँ बना देता हूँ, 7 यहाँ कहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें जो है, ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो 6 और 7 यहाँ है, अब मुझे 6 और 7 के बीच में चाहिए 6.2। तो देखो एक तो आप हमेशा ध्यान रखो, आपके ग्राफ पेपर पे ये जो दो गहरी लाइन है, एक लाइन ये है एक ये है, इसके बीच में एक ये हल्की लाइन भी रहती है। ठीक है, ये किसको दर्शाती है, ये इस 6 और 7 के जस्ट बीच वाली संख्या को दर्शा रही है। 6 और 7 के जस्ट बीच में क्या आता है भाई, 6.5। तो ये क्या आ गया हमारा, 6.5 आ गया। समझ में आ गई बात, ये आ गया हमारा 6.5। अब मुझे दर्शाना है 6.2। अब आप देख रहे हैं कि इस बड़ी वाली गहरी लाइन, ये जो बड़ी गहरी लाइन है ये वाली, ये, और ये जो हल्की वाली गहरी लाइन है, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी सारी लाइनें दिख रही है आपको, हल्की 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 दिख रही है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, अब आपको किसको दर्शाना है, 6.2 को। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं, ये जो 6 और 6.5 के बीच की ये जो बहुत सारी लाइनें हैं, इनको अगर आप गिनेंगे तो ये लगभग चार लाइनें आएंगी। तो ये इससे अगली वाली लाइन 6.1 को दर्शा रही है, उससे अगली वाली लाइन 6.2 को, उससे अगली वाली लाइन 6.3 को, उससे अगली वाली लाइन 6.4 को, और फिर ये हल्की गहरी लाइन 6.5 को। तो मैं लगभग कह सकता हूँ कि जो हमारा 6.2 आएगा वो ये पहली लाइन और ये जो दूसरी लाइन है यहाँ करीब आएगा, यहाँ आएगा हमारा 6.2। ठीक है, यहाँ 6.2 आएगा हमारा। तो इसको मैं यहाँ दर्शा देता हूँ 6.2। समझ में आ गई बात। मान लो 6.8 चाहिए, तो ये 6.5 बिल्कुल बीच वाली, फिर इसके अगली वाली 6.7, 6.6, 6.7, 6.8, तो तीसरी लाइन जो होगी इसके बाद वाली। मान लो 6.9 चाहिए, तो 7 के जस्ट पहले वाली जो हल्की लाइन होगी यहाँ पे जो होगी वह होगी 6.9। ठीक है, 6.4 चाहिए, तो 6.5 के जस्ट पहले वाली लाइन,
6.6 चाहिए तो 6.5 के जस्ट बाद वाली लाइन। इस प्रकार से आप पॉइंट की संख्याओं को दर्शा सकते हो। अब ये मैंने 6 और 7 के बीच में दर्शाया है, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारे ग्राफ पे आ जाते हैं वापस से। तो लगभग में हमारे ग्राफ में तो क्या है, इस तरह की लाइनें नहीं बनी हुई है, ग्राफ मेरा इस टाइप का है। तो इसमें 6.2 जो है मैं लगभग कहाँ दर्शा सकता हूँ, तो लगभग जो है 6.2 मैं कहीं यहाँ दर्शा देता हूँ, इस जगह। समझ में आ गई बात? इस जगह मैं दर्शा सकता हूँ 6.2। तो चलिए 6.2 दर्शा देते हैं, कहाँ पे आएगा? तो देखिए 6.2 अगर मैं दर्शाऊंगा तो लगभग यहाँ आएगा, सॉरी 6.2, और y का मान कितना है 1, तो y का मान 1 यहाँ आएगा। x का मान तो 6.2, x का मान तो 6.2 यहाँ आ गया लगभग, जैसा कि मैंने आपको बताया इस जगह आ गया। ठीक है, और y का मान 1 यहाँ आ गया। ठीक है, और दोनों ये कहाँ मिलेंगे अगर मैं लाइन के द्वारा खींचूंगा तो ये तो यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, और ये दोनों इस बिंदु पे मिलेंगे, जो बिंदु यहाँ बन रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए 6.2, 1 भी दर्शा देते हैं हम। ये 6.2, 1 आ गया। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 7.5 और 1। चलिए 7.5 और 1 देख लेते हैं कहाँ आएगा। तो 7.5 और 1, ये देखिए, ये हमारा x का मान 7.5 और y का मान 7.5 और y का मान 2। तो 7.5 तो कहाँ आएगा भाई? 7 और 8 के जस्ट बीच वाली जो लाइन होगी, वो जो हल्की गहरी लाइन थी, करीबन इस जगह, तो क्या आएगा 7.5। और 2 कहाँ पे आएगा? y में 2 ये रहा। ठीक है, अच्छा दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो यहाँ मिलेंगे, दोनों इस जगह मिलेंगे, लगभग इस जगह मिलेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ से यूँ मिल जाएगा और ये जो है यहाँ से यूँ मिल जाएगा, ये यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन में अगर खींचूंगा तो यहाँ पे चल जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो इसको भी दर्शा देते हैं। इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम एक पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे, ये बीच में बना दिया मैंने 7 और 8, और इधर से 2 के सामने, और ये दर्शा दिया 7.5 और 2। फिर इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा बनाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या बना देंगे, उसके ऊपर उसका क्या लिख देंगे, समीकरण। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं हमारी दूसरी टेबल क्या थी। दूसरी टेबल थी 0,3। तो x 0 और y 3, देखिए x 0 और y 3, तो x 0, अब मैं थोड़ा फास्ट इसको कर रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी बार इन पॉइंट्स को देख चुके हैं। x 0 y 3, क्योंकि x 0 है इसलिए जो निर्देशांक आएगा वो y अक्ष पे आएगा, ये y 3 हो गया हमारा। तो बिंदु कहाँ दर्शाएंगे हम? बिंदु दर्शाएंगे यहाँ, और ये हो गया 0,3। अच्छा 5,0, तो 5,0 हमारा ऑलरेडी आया हुआ है। देखो ऊपर वाली जो टेबल थी, यहाँ पे हमारे पास पहले से 5,0 था, ये वापस 5,0 आ रहा है, तो 5,0 तो हम पहले ही दर्शा चुके हैं, तो इसे दोबारा दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला बिंदु क्या है हमारा? -5 x का और y का 6। तो x में -5 कहाँ पे आएगा भाई? यहाँ आएगा। ठीक है, और y में 6 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और अगर मैं देखूँ, दोनों को मिलाने की कोशिश करूँ, तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे, इस जगह मिलेंगे दोनों। ठीक है, तो अगला बिंदु यहीं आएगा हमारा। तो चलिए अगला बिंदु दर्शा देते हैं हम। यहाँ आएगा हमारा अगला बिंदु, और ये -5,6। चलिए अब 0,3, 5,0 और -5,6 को मिलाने वाली रेखा बना देते हैं। ये बन गई, और ये दोनों बिंदु जैसा कि हम देख पा रहे हैं कहाँ काट रहे हैं, ये दोनों बिंदु जो हैं वो काट रहे हैं 5,0 पे। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था 5,0 यहाँ भी था, 5,0 यहाँ भी था, तो वैसे भी दोनों रेखाएं कहाँ काटेगी? 5,0 पे ही काटेगी। तो हमारा हल क्या आ गया? 5,0 आ गया। तो मैं वापस से क्या लिखूँगा? हम लिखेंगे यहाँ, हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि दिए गए समीकरणों की, या दिए गए युग्म की, कैसे भी लिख सकते हैं आप, दिए गए समीकरणों की
रेखाएं परस्पर बिंदु किस पे 5,0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः डायरेक्ट लिख देना आप लास्ट में, अतः हल x बराबर तो भाई कितना आएगा, x का मान तो कितना आ रहा है 5,0 पे काट रहा है तो, और y का मान कितना आ रहा है 0। ये इसका हल ज्ञात कर लिया हमने। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए एक बार हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो फिर से देखना होगा। जो हमारा क्वेश्चन है उसको दोबारा देखना होगा हमें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था। देखिए क्वेश्चन ये था हमारा कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी याद करने थे आपको। ठीक है, तो युग्म द्वारा निरूपित त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक भी याद करना है आपको। तो चलिए उसी ग्राफ में दोबारा एक बार चलते हैं और देखते हैं कहाँ कौन सा त्रिभुज बन रहा है और उनके शीर्ष किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे। तो देखिए, क्या इन रेखाओं के द्वारा कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। देखिए कहाँ बन रहा है, देखिए मैं आपको लाइन के द्वारा बता देता हूँ। ये हमारा जो त्रिभुज बन रहा है वो देखिए, क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है? एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये है, और एक रेखा जो है आपने ये बनाई है। क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है ये त्रिभुज। ये इन रेखाओं के द्वारा बन रहा है क्या? और ये जो हमने त्रिभुज तो बना लिया, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी दूसरी वाली अक्ष है, ये वाली जो अक्ष है, ये तो त्रिभुज में आ ही नहीं रही कहीं। ये वाली अक्ष तो चलो आ रही है, यहाँ पे आ गई, बट ये वाली अक्ष तो कहीं आ ही नहीं रही। तो हम इस त्रिभुज को कंसीडर नहीं करेंगे फिर। तो बोले सर फिर किसको करें, फिर त्रिभुज कहाँ से लाएं? तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो अक्ष हमने बनाई है इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आगे बढ़ाएं आप इसको। ठीक है, अब ये एक त्रिभुज बन गया। कहाँ बन रहा है? देखिए एक लाइन तो ये बन गई त्रिभुज की। अब इसमें ये वाली अक्ष भी आ गई और ये वाली अक्ष भी आ गई। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई त्रिभुज बन गया है। अच्छा, इस त्रिभुज में कौन कौन से जो हैं निर्देशांक हैं इस त्रिभुज के? तो देखो पहला निर्देशांक है ये, इसका निर्देशांक क्या है 0,3। दूसरा निर्देशांक है ये 5,0 और तीसरा निर्देशांक यहाँ आएगा। अब ये कौन सा निर्देशांक होगा? तो ये मैं टाइप कर देता हूँ। देखो ये कौन सा बिंदु आ रहा है, यहाँ पे x का मान y का मान तो है -3, और क्योंकि ये y अक्ष पर स्थित है तो इसमें x का मान 0 होगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -3,0। ठीक है बच्चों, तो यह आपको देखना है और फिर आपको लिख देना है अतः रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष या निर्देशांक ये हैं। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी में करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लाइन लिखनी है आपको, अतः रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष
क्या हैं? सबसे पहले तो 0,3, फिर 5,0 और लास्ट में -3,0 है। ठीक है बच्चों, तो ये रेखा से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष हो गए, रेखाओं से बनने वाले। ठीक है, तो ये तीनों शीर्ष हो गए। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप जब त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करोगे तो उनको ब्रैकेट में जरूर बना देना अलग से। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना इस त्रिभुज के शीर्ष को। वो दोनों तो लिखे हुए हैं, ऊपर वाले दोनों तो लिखे हुए हैं ही, इसको भी लिख देना ब्रैकेट में -3,0। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ तो समझा चुका हूँ, इस पे तो एक बार मैं इसको अगले वाले वीडियो में बोर्ड पे भी करवाऊँगा, और इसके जैसे और भी जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे कराऊंगा। अभी आज मैं जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ इसी चैप्टर से संबंधित, और फिर उनको बोर्ड में भी करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप पहले ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। पहले तो सबसे पहले इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ या क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ अभी आपको, उनको भी आप नोट कर लीजिए, और वो क्वेश्चंस आप मेरे को कॉपी में करके और ग्रुप में भेजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर कोई समस्या है तो, और आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा उसके बाद। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्वेश्चंस देख लीजिए। जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपल से दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको इनके आलेख बनाने हैं और आलेखीय विधि से हल करना है। जो सेकंड पार्ट है इसका, वो कह रहा है इसकी सहायता से संबंध x + y के होल स्क्वायर में बराबर a में a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, जब आप इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करोगे, जब दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से आप हल करोगे और लास्ट में आपका जो आंसर निकल के आएगा ग्राफीय विधि से हल करने पर, जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार से इन दोनों समीकरणों के 3-3 मान निकाल के इस तरह से दो ग्राफ बनाए, फिर वो दोनों ग्राफ किसी एक बिंदु पर काट रहे होंगे, तो वो जो बिंदु पे काट रहे होंगे वह बिंदु जो होगा इसका हल होगा, उस पर कुछ x का मान होगा, कुछ y का। सपोज कर लो एक बार कि मान लो कि x का मान लो आ गया आपका, x बराबर मान लो आ गया आपका 2। ये सपोज कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्या हल आएगा, मैं बस सपोज कर रहा हूँ x बराबर 2 और y बराबर 3 आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जो ये आपको ये जो रिलेशन दिया हुआ है x + y² बराबर a, इसमें x का मान तो आपको क्या रखना है 2, अगर आपका हल 2 आता है तो, या जो भी आपका x का मान आएगा, और y की जगह क्या रखना है 3, फिर इसका मान रख के होल स्क्वायर कर दोगे तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। बट उसके लिए पहले इन दोनों समीकरणों के आपको जो है 3-3 हल याद करने हैं, 3-3 हल याद करने इन दोनों समीकरणों के आपको, और फिर उन 3 हलों से आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। ऐसे दो समीकरणों के ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के बाद फिर आपको जो है जहाँ वो ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, वो मान देखना है, उस पर जो x का मान आएगा वो x की जगह रख देना, यहाँ y की जगह y का मान रख देना, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा दूंगा, एक बार आप इसको कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में कमेंट कीजिए, फिर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 26, इसको देख के आपको पता लग गया होगा कि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि 26वें नंबर पे आता है ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में, ग्राफ वाला जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए, अतः इसकी सहायता से 6x + 7y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी बिल्कुल आपको वही करना है, इसमें भी आपको यही करना है। क्या करना है, सबसे पहले वही इन दोनों समीकरणों के 3-3 हल निकालने हैं, ग्राफ बनाना है, ग्राफ जहाँ काटेगा वो इसका हल आएगा, उस बिंदु पे x और y का मान देखना है, फिर x के मान को x की जगह, y के मान को y की जगह रख के गुणा करके जोड़ के किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बच्चों के लिए समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि देखिए पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन कहीं बुक में आपको नहीं दिया हुआ है, जिसमें ये प्रॉब्लम सम है। ठीक है, प्रॉब्लम सम होती है, इसमें पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के इसके समीकरण बनाने पड़ते हैं। इन क्वेश्चनों में हमें क्या दिया हुआ है, दोनों समीकरण दिए हुए हैं, इसमें भी दोनों समीकरण दिए हुए हैं, बट यहाँ हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ के समीकरण बनाना पड़ता है,
उसके बाद आपको क्वेश्चन करना होता है। अब देखिए इसमें जो बात ध्यान देने वाली है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 2017 का। अब 2017 की अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, बट अभी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 9th क्लास में आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल करना सीख के आए हो। ग्राफ बनाना नहीं सीखा, लेकिन 9th क्वेश्चन में आपने इस तरह के क्वेश्चन को समीकरण बना के इस तरह के क्वेश्चन का, और कहीं ना कहीं आपने उनको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा हल किया है। और मैंने कई बार बोर्ड को देखा है, बोर्ड में, कि 9th क्लास की कई चीज़ें वो 10th में दे देता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको 11th की 10th में दे रहा है। 9th क्लास में पढ़ के आए हो, वो चीज़ तो एटलीस्ट 10th में दे ही सकता है वो। तो ये क्वेश्चन 9th क्लास में आपने इनके समीकरण बनाना सीखे हैं। पुराने कोर्स में 10th में भी आता था, लेकिन अब इन्होंने हटा दिया। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी वो दे सकता है। तो ये क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ना है। 9th क्लास में इस टाइप के कई क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है और इसके समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने के बाद में जैसे ग्राफ विधि से आप हल करते हैं, वैसी ग्राफ विधि से हल करने हैं। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। इसके अलावा जो मैंने 9th चैप्टर में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे पिछले वीडियो में, या पिछले से पिछले वीडियो में दिए थे, उसके कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों को नहीं आए थे। तो देखो उन क्वेश्चंस का और इन क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है उन सब का मैं एक साथ वीडियो बना दूंगा। उन क्वेश्चंस का और इन तीनों क्वेश्चंस का जो भी आपको एक साथ मिलकर समस्या है उसका सेपरेट एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि वो पुरानी वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अभी तक। तो दोनों के मिला के मैं वीडियो बना दूंगा। एक बार मैं क्वेश्चंस इकट्ठे कर रहा हूँ, फिर सबके एक साथ मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपको करके जो है ग्रुप में इसे पोस्ट करना है। फिर हम जो है इसके बाद आज हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम 4.2 असमीकाओं के बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान बोर्ड के साथ में CBSE के कुछ और क्वेश्चंस भी मैं पोस्ट करूंगा, और 9th क्लास के कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट करूंगा। या मैं ये पैटर्न ले सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन 9 चैप्टर के इम्पोर्टेंट और 2 क्वेश्चन ग्राफ वाले इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस तरह से कोई पैटर्न हम बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे बच्चों हम। धन्यवाद।